ये दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इसमें एक डीएनए डिवाइड करके दो डीएनए बनाएगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जैसा कि आपको पता है कि सेल डिवीज़न जो होता है उसके एस फेज में होता है ना, जिसको हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात है तो यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में पहली बात कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे मेन जो एंजाइम है वो तो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो मेन एंजाइम है। वो क्या है? मेन एंजाइम है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यही एंजाइम है वो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाता है। मतलब ये पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है, पॉलीमेराइजेशन, और ये प्रूफ रीडिंग भी करता है साथ साथ। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब हो गया कि जब डीएनए को पॉलीमराइज करेगा तो साथ साथ उसको रीडिंग भी करते जाएगा। कोई अगर गलत बेस पेयर अटैच हो गया है या कोई भी डिस्टोरेशन पैदा हो गया, कोई भी गलती हो गई है, तो उसको वहाँ पे वो चेक भी करते जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है उसके बारे में पता है कि ये रिपेयर का काम करता है। और ये क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 ये आरएनए को रिमूव करता है आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये सारी बात मैं बता चुका हूँ क्लास में आपको। अच्छा, इसके साथ साथ ये रिपेयर का भी काम करता है, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन है रिपेयर। अब देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखो, एक तो डीएनए पॉलीमरेज 1 को एक कॉमन नाम से जाना जाता है, कोरेनबर्ग एंजाइम। साइंटिस्ट का नाम था कोरेनबर्ग एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सारे जो एंजाइम हो गए वो सब मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज 1 मतलब आपसे कोई पूछे, ये सवाल पूछे कि जिससे बताओ अभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कितने तरह का डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, है ना, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 3 तरह का। यूकैरियोटिक में जो होता है वो 5 तरह का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक वाला आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है ना। अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है, ओमेगा होता है। कहीं कहीं पे आपको हायर क्लास में 6 टाइप का मिलेगा, पर यूकैरियोटिक की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। प्रोकैरियोट से हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, सेकंड एंजाइम होता है, उसका नाम होता है प्राइमरेज, ठीक है। प्राइमरेज ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, प्राइमर बनाएगा। प्राइमर क्या होता है? एक स्मॉल सेगमेंट होता है, इसमें 7 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के, ठीक है। आरएनए के, नॉट डीएनए, ये आरएनए होता है, ठीक है। ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक होता है हेलिकेज। जैसे डीएनए को जब डीएनए है, मान लो ये डीएनए है तुम्हारा, तो ये डीएनए को जब रेप्लिकेट करना होगा तो बीच बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये हेलिकेज एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है और 4th नंबर का एंजाइम, देखो, टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि जैसे मान लो डीएनए को अगर ओपन करोगे, जब स्ट्रैंड करोगे तो डीएनए, जैसे मान लो ये डीएनए है,
अब ये ओपन हो गया, अब ओपन हो गया, तो ये ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहेगा क्योंकि यही टॉरिजन है इसमें। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा स्टैंड को करना पड़ेगा। तो सीधा करेंगे तो इसके टॉरिजन को, इसके टेंशन को रिलीज करेंगे। तो ये टोपो आइसोमरेज क्या करता है, टेंशन को रिलीज कर देता है। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, टेंशन को रिलीज करेगा। तो ये हो गया आपको डीएनए को, ये हो गया टोपो आइसोमरेज का फंक्शन। ठीक है। प्राइमरेज एक और एंजाइम होता है जिसको हम ऊपर लिख रहे हैं, या फिर चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज करता हूँ। ठीक है, ऊपर का इरेज करता हूँ। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसएसबी, है ना। एक एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। एक होता है एसएसबी प्रोटीन। अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खोलोगे, ऐसे फॉर्क बन जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बाई आकार का बन जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में थीटा से बन जाता है। तो ये फॉर्क बनेगा, तो ये जो दो डीएनए जो के स्ट्रैंड जो अलग अलग हुए हैं, यहाँ पे इसके साथ कुछ एक प्रोटीन बाइंड कर जाएगा ताकि दोनों डीएनए को अलग ही रखें, तो फिर से दोनों डीएनए कम्प्लीमेंट्री बेस कर लेंगे। तो एसएसबी क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन या सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंड, STRAND स्ट्रैंड, है ना, बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना, इसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ प्रोटीन है जहाँ जहाँ पे जिसका एक्शन होगा, कुछ एंजाइम्स हैं जहाँ जहाँ पे जिसका एक्शन होगा, ज़रूरत होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। तब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका क्या है। ठीक है, तो अब देखो, अब डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका देखो आप। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यू वेरी वेल नो दैट अबाउट, जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, ये कौन सा मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसको सेमी कंजर्वेटिव से होता है। मैंने इसके बारे में बताया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसको प्रूफ भी किया था इकोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। फिर बाद में बीसिया फावा पे इसको टायलर ने भी प्रूफ किया, डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी दिया है। ठीक है, तो जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है रेप्लिकेशन का, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक डीएनए है, ये डीएनए डिवाइड करके दो डीएनए बनाता है। जैसे मान लो ये दो डीएनए बनाएगा, तो दो डीएनए में एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये। अब जो दूसरा स्टैंड बनेगा, जो नया स्टैंड बनेगा, मैं रेड कलर से सपोज बना लेता हूँ यहाँ पे, ये दूसरा स्टैंड डीएनए का है। ठीक है, ये दूसरा स्टैंड डीएनए है। तो देखिए, एक डीएनए डिवाइड करके दो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर वाला डीएनए गया, वो डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो ये क्या है, पेरेंटल डीएनए कहलाएगा। ये पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, और ये जो है, ये दो डीएनए जो है वो डॉटर डीएनए बन गए। तो जिसमें दो स्ट्रैंड, एक डीएनए में दो स्ट्रैंड है, एक ब्लैक वाला है और एक रेड वाला है। तो रेड वाला जो है वो न्यू स्ट्रैंड है, ये तो क्या है, न्यू है ना। और जो ओल्ड वाला है वो क्या है, ये जो ओल्ड वाला स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड स्ट्रैंड कौन सा है, पेरेंटल है। ओल्ड स्ट्रैंड कैसा है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है, इसलिए यहाँ पे आधा कैरेक्टर जो है वो पेरेंट का कंजर्व है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है कि नहीं होता है रेप्लिकेशन का। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है कि नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके लिए। ठीक है, एक पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। ठीक है, आइए। जो फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो मेसेल्सन, है ना, एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैं सारी नोट्स बात आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, इन्होंने
ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया गया है ना, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर के, है ना, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो 20 मिनट्स में 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है ना। ये इसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ना, ये साइकिल ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग डुप्लीकेट इसको हम लोग ये कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या लिया गया कि जैसे ई कोलाई में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है मान लो तो 14 बैक्टीरिया है, सपोज अगर ये 14 वाला बैक्टीरिया है, उसके जो नाइट्रोजन है उसके नाइट्रोजन को रेडियो एक्टिव बना दिया गया। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, इसके नाइट्रोजन जो होते हैं डीएनए में, डीएनए के अंदर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ना, उसको क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर लिया। क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया, ठीक है, लेबल कर दिया। अब रेडियो एक्टिव लेबलिंग किया तो उसी को देखो रेडियो एक्टिव लेबलिंग कैसे किया। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में जितने भी नाइट्रोजन था उसको वो रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दिया, मतलब यानी N15 वाला नाइट्रोजन बना दिया। तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो 15 वाला है, 15 वाला है। अब इसको क्या किया है, कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में 2 डीएनए में डिवाइड हो जाएगा। ये 20 मिनट के लिए कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया। जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया तो नाइट्रोजन का जो सोर्स उन्होंने रखा था, है ना, वो रखा था NH4Cl, NH4Cl, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस अमोनियम क्लोराइड में उन्होंने ग्रो करवाया। अब जब ग्रो करवाया तो इसमें यहाँ पे 14 वाला नाइट्रोजन था। तो जब 2 डीएनए बना तो इन्होंने जब वेरीफाई किया, जैसे मान लो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, सपोज मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कल्चर मीडियम का जैसा कलर है वैसा ही इसका भी कलर मैं देता हूँ, ठीक है। मान लो रेड कलर से मैं कल्चर मीडियम का दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है, ये सब रेड कलर से बना हुआ, ठीक है। तो अब इसमें ग्रो करवाया तो ये जो डीएनए बना है, रेड क्या है, ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो जो डीएनए बना है उसमें इन्होंने देखा कि 2 डीएनए बना। अब ये दोनों डीएनए को जब ऑब्जर्व किया तो ये 15 वाला है, ये 15 वाला है, सॉरी ये 14 वाला है, ये 14 वाला है, ये 14 नाइट्रोजन वाला स्ट्रैंड है। और उसके बाद फिर बाकी ये ऐसा कलर था। तो इसको देख लो, ये वाला जो कलर है ये कैसा है, 15 वाला जो पहले से था, पेरेंटल था, ठीक है। इन्होंने देखा, ऐसा ऑब्जर्व किया कि 2 डीएनए बना और दोनों डीएनए जो है वो हाइब्रिड डीएनए हो गया। ऐसे डीएनए जिसमें कि एक पेरेंटल है और एक न्यू स्ट्रैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं HYBRID, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब और आगे देखो, आगे वाला आगे वो भी कल्चर मीडियम बताओ। अब तुम्हें 3 तरह का डीएनए होता है। देखो, एक तो हमने बोला HEAVY, हैवी डीएनए, ठीक है, हैवी डीएनए। हैवी डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड रहेंगे, है ना, ये दोनों स्ट्रैंड N15 का बना हुआ रहेगा, नाइट्रोजन 15 का बना हुआ रहेगा। ये भी N15 का बना हुआ है और पहला वाला भी N15 का बना हुआ है, नाइट्रोजन है ये, है नाइट्रोजन 15 का। एक होता है हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए का क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो N14 का बना हुआ रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो N15 का बना हुआ रहेगा। एक होता है लाइट डीएनए, लाइट डीएनए। लाइट डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये दोनों का दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो 14 वाला बना हुआ होता है, N14 का बना हुआ होता है। तो ये 3 तरीके का डीएनए होता है, एक है ना, लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और हैवी डीएनए, ठीक है। तो तीनों तरह के डीएनए के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो भाई एक हमारे पास डीएनए है, लाइट डीएनए है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ग्रो करवाया पहला जनरेशन में N15 मीडियम में और दूसरे जनरेशन में N14 मीडियम में ग्रो करवाया। तो बताओ कितने स्ट्रैंड जो होता है वो लाइट स्ट्रैंड बनेगा, लाइट डीएनए बनेगा, और कितने जो है वो हेवी बनेगा।
उसका रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे अपना स्टॉप करते हैं वीडियो को। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के, डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे कैसे है और उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, प्राइमर्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे।